बिल्कुल। सबसे पहले खबर बड़ी कलायत से बता दें आपको, जहां चौधरी बीरेंद्र सिंह का दर्द छलका। मुझे मेरे काम का उन्होंने बयान दिया। चौधरी बीरेंद्र सिंह ने क्या कहा वो आप जानिए। उन्होंने कहा कि मुझे मेरे काम का परिणाम नहीं मिला। बीरेंद्र सिंह की तरफ से ये बड़ी बात कही गई। मुझे कई बार जनता ने कहा कि बीजेपी छोड़ दो, बीजेपी छोड़कर कांग्रेस अपना लो। बीरेंद्र सिंह ने कहा यहां किसी पार्टी की रैली नहीं हुई। बीरेंद्र सिंह ने कहा कि मुझे कई लोगों की तरफ से ये सलाह आई है कई बार कि बीजेपी का साथ छोड़कर आप कांग्रेस में चले जाइए, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया। जो काम मैंने किए मुझे उसका परिणाम नहीं मिला, चौधरी बीरेंद्र सिंह ने कहा। दर्द छलका बीरेंद्र सिंह का। कई बार अलग अलग अटकलें बीरेंद्र सिंह को लेकर लगाई गई कि वो बीजेपी का साथ छोड़कर किसी अन्य दल के साथ जा सकते हैं, कांग्रेस पार्टी के साथ जा सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वो सिर्फ अफवाहें रहीं और अब बीरेंद्र सिंह का दर्द छलका। उन्होंने कहा कि किसी भी पार्टी का झंडा लाने से मना किया है। बीरेंद्र सिंह ने कार्यकर्ताओं से तिरंगा लाने को कहा। यानी कि ये दिखाने की कोशिश की गई बीरेंद्र सिंह की तरफ से कि वो किसी पार्टी के साथ नहीं बल्कि सिर्फ देश के साथ हैं। बीरेंद्र सिंह ने कार्यकर्ताओं से, अपने समर्थकों से तिरंगा लाने को कहा। किसी भी पार्टी का झंडा लाने से उन्होंने इनकार किया। फोन लाइन पर मेरे साथ मैनेजिंग एडिटर सुंदर सोलंकी जुड़ गए हैं। सुंदर जी, दर्द छलका है बीरेंद्र सिंह का, इसे कैसे देखा जाए? देखो, ये दर्द ऐसा है, पहली बार नहीं छलका है। चौधरी वीरेंद्र जी का दर्द के समय भी छलकता रहता था। हुड्डा साहब मुख्यमंत्री थे तब भी छलकता रहता था। लेकिन एक बात जरूर है कि चौधरी वीरेंद्र बहुत पुराने और कद्दावर नेता हैं। राजीव गांधी के वक्त के वो उनको उस दौर में बहुत करीबी माना जाता था, राजीव गांधी जी के। और 87 की बात करें, 1987 में वो प्रदेश अध्यक्ष रहे। मतलब इतनी पहले उन्होंने पॉलिटिक्स शुरू की, एक यंग एज में पॉलिटिक्स शुरू की, यंग एमएलए बने और उसके बाद वो लगातार जो उनका ग्राफ था वो बड़ा मजबूत होता रहा कांग्रेस में। लेकिन जिस तरह की स्थिति बनी, जो आप बात कह रही हैं कि बार बार उनका दर्द इस बात पे भी छलका, कई बार छलका कि वो प्रदेश के मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ नहीं ले पाए। उनकी बड़ी इच्छा थी, हर व्यक्ति की इच्छा होती है, एम्बिशन होता है, और वो उनका जो एम्बिशन था, जो महत्वाकांक्षा थी, वो उसके बाद पूरी नहीं हो पाई कि राजीव गांधी जी के सबसे करीबी व्यक्ति एक दौर में होने के बाद ऐसी स्थिति बनी। तो अब जो स्थिति है, अभी जो सिनेरियो है, उसमें भी कहीं ना कहीं विप्लव देव प्रभारी थे, उन्होंने उचाना कलार में कहा कि दुष्यंत के खिलाफ ये उनकी पत्नी चुनाव लड़ेंगी। तो ये बहुत सारी चीजें ऐसी थी, ऐसा माना जा रहा था कि दुष्यंत से जो समझौता तोड़ने का लगातार जो दबाव बहुत सारे नेता बना रहे हैं, उसमें चौधरी बीरेंद्र सिंह का भी एक बड़ा अहम रोल रहा। लगातार हर प्लेटफॉर्म पे ये कहते रहे कि गठबंधन की आवश्यकता नहीं, लेकिन जो सिनेरियो बना ये, उसमें कहीं ऐसी स्थिति बीजेपी की तरफ से बनी थी कि चौधरी बीरेंद्र की बात को तवज्जो दी जाए। तो ये जो दर्द छलकने का सिलसिला बहुत पुराना है और उसी के चलते अब किसी भी पार्टी का झंडा ना हो, कोई भी, चाहे वो बीजेपी हो चाहे किसी भी दल का, और उनका कहना ये कि देश के लिए, तो कहीं ना कहीं वही है कि उस दर्द के बहाने बीजेपी को भी आगाह करना कि उनकी अनसुनी की जा रही है। सबसे पहली बात, वो अपनी ताकत इस 2 अक्टूबर को दिखाना चाहते हैं कि केवल चौधरी बीरेंद्र का जो वर्चस्व है वो अपने दम पर है, अपने बलबूते पर है। 2 अक्टूबर का चूंकि सुंदर जी आपने जिक्र किया, 2 अक्टूबर को बड़ी रैली होने वाली है। इस रैली को नाम भी मेरी आवाज सुनो दिया गया है। तो क्या 2 अक्टूबर को माना जाए कोई फैसला ले सकते हैं? हालांकि उन्होंने कहा कि मैंने कार्यकर्ताओं को कहा है कि किसी भी पार्टी का झंडा लेकर मत आना। एक तरफ वो कह रहे हैं कि मुझे कई लोगों ने कहा कि बीजेपी छोड़ दो, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया। दूसरी तरफ कांग्रेस में जाने की अटकलों को भी वो खारिज करते आए हैं। अब 2 तारीख को क्या कुछ बड़ा हो सकता है, लगता है? देखिए, चौधरी बीरेंद्र के पास अब ऑप्शन बहुत कम है। वो कांग्रेस में बहुत समय उन्होंने गुजारा, उसको छोड़ के बीजेपी में आना और अब बीजेपी से भी मोह भंग होना, तो उनके पास बड़े लिमिटेड से ऑप्शन हैं। वहाँ जो 2 अक्टूबर को जो शक्ति प्रदर्शन उनका होगा, उसमें कोई ज्यादा उम्मीद नहीं कर सकते हैं हम कि वो बहुत बड़ी कोई इस तरह की
रैली या ज्यादा बहुत सारे लोगों को इकट्ठा कर लेंगे, बड़ा मैसेज देंगे। हालांकि उनका दावा जरूर रहेगा, लेकिन 2 अक्टूबर दूर नहीं है कि जब उनका जो शक्ति प्रदर्शन है, उनके जो ताकत वो दिखाएंगे इसके जरिए, वो कितना सक्सेस होगा, कितना कामयाब होगा, वो पता चल जाएगा। लेकिन ये मान के चलिए कि ऑप्शन के तौर पर उनके पास अब ये जो अभी ये 2 अक्टूबर का प्रयास है, कहीं ना कहीं बीजेपी को ही ये दिखाने का है कि चौधरी वीरेंद्र की शख्सियत है, चौधरी वीरेंद्र का हरियाणा में एक बड़ा नाम है, उनके पीछे एक वोट बैंक है, वो प्रयास रहेगा। लेकिन ये ऑप्शन भी है उनके पास, कांग्रेस में जाने का ऑप्शन भी है, और इसकी संभावनाएं वो तलाश भी रहे हैं और इसकी संभावनाएं बनती भी है। तो विपिन परमार भी जुड़ गए हैं, पॉलिटिकल एडिटर, उनका भी मैं रुख कर लेती हूँ। विपिन, पहली बार ऐसा नहीं है जब दर्द छलका हो चौधरी वीरेंद्र सिंह का, इससे पहले भी वक्त वक्त पर इसी तरह से वो अपनी बात रखते रहे हैं, अपना दुख जाहिर करते रहे हैं, और एक बार फिर से उन्होंने खुलकर अपनी बात रखी और कहा कि लोग तो कहते हैं कि बीजेपी छोड़ दो, लेकिन मैंने ऐसा किया नहीं। अब 2 अक्टूबर को क्या लगता है होने वाला है? देखिए, बिल्कुल वाजिब बात मेरे वरिष्ठ सहयोगी सुंदर सोलंकी ने कही कि उनका एक अलग ऑरा, एक अलग वर्चस्व रहा, जिस तरह से स्टूडेंट पॉलिटिक्स से लेकर इतने बड़े कद तक पहुंचना। ऐसे में क्योंकि सियासत है, जब आप किसी पॉलिटिकल पार्टी की राजनीति करते हैं या आप अपने जो पुराना धड़ा उसको छोड़कर पॉलिटिकल पार्टीज में जाते हैं, तो ऐसे में आपको वर्चस्व की लड़ाई लड़नी होती है। एक दबाव की राजनीति, जिसे प्रेशर पॉलिटिक्स कहा जाता है, वो आप समय समय पर प्रदेश के अलग अलग जगहों पर, ना केवल प्रदेश बल्कि देश के अलग अलग जगहों पर नेताओं को करते देखते हैं। ऐसे में चौधरी वीरेंद्र सिंह जिस तरह से इलेक्शन मोड में आए, सबसे पहले जेजेपी गठबंधन को लेकर उन्होंने, ना केवल उन्होंने बल्कि उनके सुपुत्र जो कि सांसद हैं, उनकी ओर से प्रश्न चिन्ह खड़े किए गए, सवाल खड़े किए गए, और यहां तक कहा गया कि बीजेपी सक्षम है किसी गठबंधन के बिना चुनाव में जाने के लिए। लेकिन उन तमाम चीजों पर विराम लगा जब पार्टी की आला नेतृत्व की ओर से कहीं ना कहीं जो है स्पष्टीकरण दिया, या खुद मुख्यमंत्री ने कहा कि गठबंधन बहुत अच्छे से चल रहा है। ऐसे में वीरेंद्र सिंह चंडीगढ़ भी आते हैं, मुख्यमंत्री से मुलाकात भी करते हैं, कई काम जो उनके पेंडिंग थे उनके लिए भी आग्रह किया जाता है। ऐसे में आए बगाए लगातार जिस तरह से, क्योंकि जिस तरह से मैंने कहा कि प्रेशर पॉलिटिक्स, ये जो दबाव की राजनीति रहती है, इसका सियासत में एक बड़ा योगदान रहता है। ऐसे में चौधरी वीरेंद्र सिंह की ओर से जिस तरह से ये 2 अक्टूबर की रैली जो बुलाई गई है, जिसमें स्पष्ट तौर पर यह कहा गया कि किसी भी राजनीतिक झंडे के साथ आप ना आए, और ऐसे में साफ तौर पर उनका ये कहना था कि लोग ये चाहते हैं कि मैं फलां पार्टी ज्वाइन कर लूं, मैं छोड़ दूं, लेकिन ये तमाम फैसले आपके ऊपर डिपेंड करते हैं, यानी कि वो जनता जो कि भीड़ में एकत्र होगी। अगर आप हजारों की संख्या में आएंगे तो मैं 2 अक्टूबर को कोई बड़ा फैसला जो है वो ले सकता हूं। अब वो फैसला क्या होगा ये सिर्फ चौधरी वीरेंद्र सिंह जानते हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल जो खड़ा होता है वो ये है कि आखिर चौधरी वीरेंद्र सिंह के दिल और दिमाग में इस समय चल क्या रहा है, क्योंकि प्रदेश में 2024 के लोकसभा चुनाव है, उसके बाद विधानसभा चुनावों में जो है वो पॉलिटिकल पार्टीज चली जाएंगी। ऐसे में तमाम राजनेता, चाहे आप कांग्रेस का उदाहरण लीजिए, हर नेता जो है, जो बड़े कद्दावर नेता हैं, जो बड़े कद के नेता हैं, वो प्रेशर पॉलिटिक्स का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन इस प्रेशर पॉलिटिक्स में या इस तरह की रैली के आयोजन में जब आप किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के झंडे के तले नहीं जा रहे, आप एक पॉलिटिकल पार्टी का रिप्रेजेंटेशन करते हैं, आप एक संदेश देने का प्रयास कर रहे हैं कि पॉलिटिकल पार्टी के एसोसिएशन के अलग आप तिरंगा झंडा लेकर आए, तो एक मैसेज देने का प्रयास जरूर है। लेकिन इस मैसेज में बिल्कुल वाजिब बात और बिल्कुल सही बात वरिष्ठ सहयोगी सुंदर सोलंकी ने कही कि कितने सफल होंगे ये भविष्य की गर्म में छिपा। सुंदर जी, क्या कोई नया मंच तैयार कर रहे हैं आपको लगता है चौधरी वीरेंद्र सिंह? क्या किसी नई पार्टी के गठन का ऐलान 2 अक्टूबर को हो सकता है? क्योंकि इससे पहले हमने देखा है कि अपनी पार्टी के खिलाफ तो मोर्चा खोला ही है वीरेंद्र सिंह ने कई बार, अन्य राजनीतिक दलों को भी घेरते रहे हैं वक्त वक्त पर। ऐसे में नई पार्टी का ऐलान हो सकता है क्या? देखिए, नई पार्टी बनाने की स्थिति में चौधरी वीरेंद्र नहीं है। हमने अभी 2019 का चुनाव देखा, उनकी पकड़ उचाना कला, जींद, यूं कहिए कि उस क्षेत्र को तो ये माना जा सकता है कि उनकी पकड़ मजबूत हो, लेकिन उचाना कला की सीट को भी वो कायम नहीं रख पाए, उसे जीत नहीं पाए। उनकी पत्नी वो 2014 में वहां से जीती थी, लेकिन 2019 में दुष्यंत चौटाला ने बड़ी मात दी उन्हें। तो ऐसे में चौधरी वीरेंद्र का जो अब इस पूरे पॉलिटिकल सिनेरियो में जो कद है या जो वर्चस्व है, निश्चित रूप से कद्दावर नेता हैं, लेकिन
जो आज की स्थिति है उसको समझते हुए, उसको जानते हुए चौधरी वीरेंद्र केवल जो विपिन परमार ने कहा कि एक प्रेशर टैक्टिक, एक कहीं ना कहीं अपने वर्चस्व के जरिए ये दिखा देना, बीजेपी को ये दिखा देना कि वो नुकसान कर सकते हैं या फायदा कर सकते हैं, ये सारी चीजें होंगी। लेकिन ज्यादा कुछ वो कर पाएंगे इसमें पूरा डाउट है, क्योंकि उचाना कला जो एक विधानसभा है उसमें भी वो अपना वर्चस्व कायम नहीं रख पाते हैं। तो इसमें ऐसे में बहुत सारे सवाल उठने लाजमी है। ठीक है विपिन, बहुत ज्यादा नहीं लगता है कि समर्थन जुटा पाएंगे? 2 तारीख को भी होने वाली रैली में बहुत ज्यादा भीड़ जुटा पाएंगे? अगर अपने साथ भीड़ नहीं जुटा पाएंगे चौधरी वीरेंद्र सिंह, तो क्या कोई नुकसान पहुंचा सकते हैं आगे आने वाले चुनावों में? अगर अलग भी होते हैं या फिर अलग पार्टी नहीं भी बनाते हैं, राहें अगर अलग कर लेते हैं बीजेपी से, तो क्या कुछ नुकसान हो सकता है इसका बीजेपी को इससे? देखिए, इन तमाम सवालों का जवाब बहुत जल्दबाजी होगा देना, क्योंकि ये तमाम चीजें जो हैं ये अभी जिस तरह से ऐलान किया गया या जिस तरह से उन्होंने लोगों के बीच में जाकर रैली को लेकर निमंत्रण दिया है, भीड़ जुटती है नहीं जुटती है, ये तमाम सवाल जो हैं इनके जवाब जो हैं वो भविष्य में मिलेंगे जब रैली का आयोजन होगा। ऐसी परिस्थितियों में क्योंकि लगातार एक इक्विलिब्रियम जो रहता है, एक संतुलन जो रहता है, उसको भी बनाने का काम जो है वो चौधरी वीरेंद्र सिंह की ओर से किया गया। एक तरफ जो सरकार पर, वो प्रदेश सरकार पर निशाना साधते हैं, तो दूसरी तरफ वो केंद्र की राजनीति की जो सरकार है उसकी जो नीतियां हैं उनकी सराहना करते नजर आते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सराहना करते नजर आते हैं, तारीफ करते नजर आते हैं। ऐसे में वो एक संतुलन भी बनाकर चल रहे हैं ताकि जो है एक पार्टी को भी ये मैसेज न जाए कि वो खिलाफत के दौर पर खिलाफत की तरीके से बात कर रहे हैं। लेकिन जिस तरह के वक्तव्य आए या जिस तरह के बयान उनके पिछले समय में कुछ में देखने को मिले हैं, ऑब्जर्वेशन में जो आए हैं, उसकी अगर बात करें तो कहीं ना कहीं चौधरी वीरेंद्र सिंह एक तय रणनीति के साथ जो है वो चल रहे हैं और उस तय रणनीति के तहत ही उनकी ओर से ये रैली जो है वो बुलाई गई है। इस समय अगर बात करें तो जींद, उचाना कला या ये जो साथ की जितनी भी विधानसभाएं या बेल्ट लगती है वहां पर तमाम पॉलिटिकल पार्टीज की ओर से रैलियां की गई हैं। तमाम पॉलिटिकल पार्टीज ने एक कहीं ना कहीं सेंटर ऑफ जिसे हब कहा जाता है पॉलिटिक्स का, राजनीति का, उसको बनाने की कोशिश जरूर की गई है। उस सीट को इतना हाईलाइट किया गया है पिछले कुछ समय में। ऐसी परिस्थितियों में जो भी फैसला वीरेंद्र सिंह लेंगे, लाजमी सी बात है अपनी रणनीति के साथ वो चल रहे हैं और सियासत में हर सियासतदान जो है एक तय रणनीति के साथ आगे बढ़ता है। अब देखना ये होगा कि जो रणनीति उन्होंने बनाई है उसमें वो सफल हो पाते हैं या नहीं। विपिन, में एक बात और सोलंकी जी, इस खबर पर बातचीत के लिए, जानकारी के लिए, तो कलायत में चौधरी वीरेंद्र सिंह का दर्द छलका है। उन्होंने कहा कि मुझे मेरे काम का परिणाम नहीं मिला। कई बार कई लोगों ने बोला कि पार्टी बदल लो, बीजेपी छोड़कर चले जाओ, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया। 2 अक्टूबर को बड़ी रैली होने वाली है वीरेंद्र सिंह की। देखना होगा कि जैसा दावा वो कर रहे हैं भीड़ जुटने का, उस संख्या में लोग इस रैली में पहुंचते हैं या फिर नहीं। तो यहाँ किसी पार्टी की रैली नहीं है। 2 अक्टूबर को होने वाली रैली को लेकर चौधरी वीरेंद्र सिंह ने कहा कि किसी पार्टी की रैली नहीं है, ये मेरी रैली है। जो मेरे समर्थक हैं वो बड़ी संख्या में पहुंचे। कई अलग अलग तरह की बातें सामने आ रही हैं इस रैली को लेकर। कुछ लोगों का मानना है कि नई पार्टी का ऐलान भी कर सकते हैं, लेकिन क्या और भी रास्ते खुले हैं चौधरी वीरेंद्र सिंह के लिए? क्या किसी और राजनीतिक दल के साथ वो जा सकते हैं या फिर अपनी खुद की पार्टी का वो ऐलान करेंगे? ये देखना होगा। उन्होंने कहा कि जो भी निर्णय होगा वो मैं 2 अक्टूबर को लूँगा, आप लोगों की संख्या को देखते हुए लूँगा। उन्होंने कहा कि लोगों ने कई बार मुझे कहा कि आप बीजेपी छोड़ दो, लेकिन ऐसा मैंने नहीं किया। जब तक मैं जिंदा हूँ हमेशा गरीब दलितों की आवाज़ सुनूंगा। 2 अक्टूबर को बड़ी रैली, जिसे नाम दिया गया है मेरी आवाज़ सुनो, 2 अक्टूबर को होगी।